हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आलोक मोशन क्लासेस में। बच्चों, आज हम आपके लिए जो आपके सीजी बोर्ड का असाइनमेंट 5 आ गया है माह दिसंबर के। आपके क्लास 12th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के यानी कि जीव विज्ञान के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो पर हम आपके लिए ले आए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको पीडीएफ तभी मिलेगा जब इस वीडियो में 100 लाइक हो जाएंगे, यानी कि जब 100 लाइक हो जाएंगे तो टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और दोस्तों को साथ शेयर करिए और चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपके सभी विषय की वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन और आंसर पर आते हैं। तो यहाँ पास देखिए, हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, समझाइए। ठीक है, यहाँ पास ये आपका प्रश्न हो गया और ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, आप यहाँ पास उत्तर को वीडियो रोक कर लिख सकते हैं अच्छे से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ते भी जाते हैं और आपको बताते भी जाते हैं। तो देखिए, ऊर्जा से पारिस्थितिकी तंत्र संचालित होता है। समस्त जीव जंतु भोज्य पदार्थों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और अपने जीवन चक्र को पूर्ण करते हैं। ठीक है, पौधे एवं वृक्ष मिट्टी से खनिजों को ग्रहण करते हैं। तत्पश्चात पौधे को भोजन के रूप में जीवधारी ग्रहण करते हैं और खनिज पदार्थों को जीव ऊर्जा की सहायता से रासायनिकों में बदल देते हैं। ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र से पारिस्थितिकी तंत्र जीवांत रहता है। ऊर्जा भोजन के माध्यम से एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, फिर आगे है, और इस प्रकार खनिज चक्रीय रूप से गतिमान रहता है। इस प्रकार पारिस्थितिकी की गत्यात्मकता को बनाए रखने में ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे अभी और है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आप लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। सूर्य से विकिरित ऊर्जा से धरातल गर्म हो जाता है और धरातल ताप ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ताप ऊर्जा की दीर्घ तरंगों से वायुमंडल ताप युक्त हो जाता है। पौधे सौर ऊर्जा ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे रासायनिक ऊर्जा का जन्म होता है। ऊर्जा के अनेक रूप है, परंतु उसका स्रोत सूर्य ही है। वायुमंडल तथा पृथ्वी संयुक्त रूप से ऊर्जा तंत्र का निर्माण करते हैं। ऊर्जा तंत्र पारिस्थितिकी को नियमित करता है। ठीक है, फिर इसके बाद थोड़ा सा और है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखिएगा क्या है, देखिए। पौधे द्वारा अवशोषित प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जाओं में रूपांतरित होकर खाद्य पदार्थों को में इकट्ठी होती है। कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से रासायनिक, थोड़ा सा आगे और है, ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा ताप के रूप में अवमुक्त होती है। जैविक क्रियाओं का संपादन गतिज ऊर्जा के माध्यम से होता है। ये हो गया आपके प्रश्न क्रमांक 1 का कंप्लीट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 में। नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाकर समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पास आपको नाइट्रोजन चक्र का रैखिक चित्र बनाना है। यहाँ पास देखिए क्या है, सबसे पहले तो आप समझाना है तो पूरे डिटेल से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लिखिए नाइट्रोजन चक्र है क्या। ठीक है, तो देखिए, नाइट्रोजन चक्र एक जैव भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रोजन वायुमंडल से जीवित जीवों में और बाद में वापस वायुमंडल में चला जाता है। जीवित जीवों को न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन एक निष्क्रिय रूप N2 में मौजूद है। ठीक है, रूप में मौजूद है। इस नाइट्रोजन का उपयोग जीवित जीवों द्वारा तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे अमोनिया नाइट्रेट और नाइट्रोजन की यौगिकों में परिवर्तित नहीं किया जाता। ठीक है, फिर आगे है, नाइट्रोजन चक्र में कई चरण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थितीकरण, ठीक है, स्थिरीकरण, आत्मसात करना, अमोनीकरण, नाइट्रीकरण और विनाइट्रीकरण। यह चक्र समुद्री और स्थल पारिस्थितिक तंत्र दोनों में मौजूद है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास आपको क्या बनाना है, आरेख बनाना है। तो आप ऐसे आरेख बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ठीक है, ये हो गया, ऐसे आपको आरेख बनाना है।
और इस तरह आरेख बनाने के बाद आप यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन चक्र के विभिन्न चरण। ठीक है, सो यहाँ पास आपको लिखना है नाइट्रोजन चक्र की प्रक्रिया कई चरण में होती है जो कि निम्नलिखित है। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए चरण 1 है नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो यहाँ पास देखिए पहले चरण में वायुमंडलीय निष्क्रिय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण शामिल है। यहाँ नाइट्रोजन का N2 रूप तथा NH3 यानी कि अमोनिया में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, फिर इसके आगे देखिए यह प्रक्रिया मिट्टी में मौजूद सहजीवी जीवाणु द्वारा की जाती है जिसे डायजोफोट्रोफ ट्रोफ कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पास आगे देखिए यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से प्रकृति में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जाने जाते हैं, जैसे राइजोबियम। नाइट्रोजन स्थिरीकरण 3 प्रकार से हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पास हमने 3 प्रकार नहीं बताए हैं क्योंकि वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा फिर आपका आंसर, और आपका ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, तो उसके हिसाब से मैंने इसे लिखा दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पास जो चरण 2 है लिखिए क्या है चरण 2 अमोनीकरण। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए चरण 2 में क्या लिखना है, पौधों और जानवरों के मृत अवशेष मिट्टी में दबे होते हैं। यह एक्टिनोमोसिस, ठीक है, जैसे कवक की मदद अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। अमोनिया बनने के इस प्रक्रिया को अमोनीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की मदद से मिट्टी में पहले से ही अमोनिया मौजूद होते हैं। अमोनीकरण से भूमि में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पास जो चरण तीसरा है देखिए नाइट्रीकरण है। तो देखिए क्या है नाइट्रीकरण, वह प्रक्रिया जिसमें अमोनिया को नाइट्रेट में और दाब में नाइट्रेट में परिवर्तित किया जा सकता है नाइट्रीकरण कहलाता है। यह प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। सो यहाँ पास अगर ये 2 चरण लिखना चाहो तो लिख लीजिए नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए क्या है अमोनिया का नाइट्रेट में परिवर्तन, तो यह नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया की क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, यह मिट्टी में मौजूद अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं और उन्हें नाइट्रेट में बदल देते हैं। ठीक है, नाइट्राइट में बदल देते हैं। फिर इसके बाद है नाइट्राइट का नाइट्रेट में परिवर्तन, यह नाइट्रोबैक्टर प्रजातियों की क्रिया द्वारा होता है जो मिट्टी में नाइट्रेट्स को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, फिर आगे है यहाँ पास चरण चौथा है देखिए मिलाना। ठीक है, तो यहाँ पास इस प्रक्रिया में मिट्टी से बने नाइट्रेट को पौधे अपनी जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं। फिर यहाँ पास अगला चरण है चरण 5वां है देखिए अनाइट्रीकरण। ठीक है, तो यहाँ पास है देखिए पौधे कुछ नाइट्रेट्स को अवशोषित नहीं करते हैं। यह स्क्यूडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है, की मदद से वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। आगे देखिए यह प्रक्रिया अंतिम चरण होती है जहां मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन यौगिक वायुमंडल नाइट्रोजन में वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक चौथे का दूसरे का उत्तर जो कि कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पास प्रश्न क्रमांक तीसरे को देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक तीसरा देखिए क्या है, अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। अनुक्रमण के विभिन्न प्रकारों तथा उसके विभिन्न चरणों को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ पास ये आपका 3 अंक है लेकिन लंबा आंसर रहेगा थोड़ा सा। ठीक है, देखिए ये है आपका अनुक्रमण या उसी को क्या कहते हैं संक्रमण। ठीक है, तो देखिए किसी विशेष प्रदेश में समय के एक निश्चित कालांक में विभिन्न समुदायों के नियमित अनुक्रम को पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित कालांतर में पाए जाने वाले विभिन्न समुदायों के सुव्यवस्थित अनुक्रम को पारिस्थितिकीय अनुक्रम कहते हैं। जंतु समुदायों के अनुक्रमण को प्राणी जाति अनुक्रम तथा पादप समुदायों के अनुक्रम को पादमी अनुक्रमण कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पास अनुक्रमण के प्रकार लिखना है आपको। तो देखिए पारिस्थितिकी अनुक्रमण निम्न में 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है प्राथमिक और दूसरा होता है वो होता है द्वितीयक अनुक्रमण। ठीक है, तो प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण होते हैं। तो देखते हैं प्राथमिक में अनुक्रमण जो निर्जन क्षेत्र पर आरंभ होता है जहां पहले रहने की अवस्थाएं अनुकूल होती हैं उसे प्राथमिक अनुकरण कहते हैं। अब यहाँ पास अगला है
उदाहरणार्थ नवनिर्मित चट्टान या मिट्टी का टीला। ठीक है। फिर देखिए द्वितीयक अनुक्रमण, तो यहाँ पास देखिए जब समुदाय का विकास किसी ऐसे क्षेत्र में होता है जहां से पूर्व स्थित समुदाय निष्कासित कर दिया गया हो और जीवन के अनुकूलन सभी आवश्यक परिस्थितियां उपलब्ध हों, जैसे कटा हुआ वन प्रदेश, जुते हुए खेत। ठीक है। तो ऐसे अनुक्रम को द्वितीयक अनुक्रमण कहते हैं। द्वितीयक अनुक्रमण में अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विकसित होता है। ये होगा क्योंकि वहां थोड़े बहुत जीव पहले से ही उपस्थित होते हैं। ठीक है। ये जो होगा ये होगा आपका क्योंकि। ठीक है। उपयुक्त दो प्रकार के अनुक्रमण के अलावा अनुक्रमण को निम्न दो प्रकारों से भी बांटा गया है, और दो प्रकार है। देखिए पहला है स्वपोषी अनुक्रमण और दूसरा है यहाँ पास विषमपोषी अनुक्रमण। तो देखते हैं स्वपोषी। इस प्रकार का अनुक्रमण प्रकृति में विस्तार से फैला हुआ होता है तथा अकार्बनिक वातावरण में मुख्य रूप से होता है। इसमें प्रारंभ से ही स्वपोषी जीवों का प्रभाव निरंतर बना रहता है। ठीक है। और ये जो दूसरा है विषमपोषी अनुक्रमण, यह कार्बनिक वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए एक छोटी नदी जो वाहित मल से अधिक सड़ी हो, इसमें आरंभ से ही विषमपोषी जीवों का बहुल रहता है। अनुक्रमण में प्रतिरूप यानी कि आवास स्थल की प्रकृति एवं उपलब्ध नमी के आधार पर पारिस्थितिकी अनुक्रमण निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक तीसरे का उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक चौथे का उत्तर। तो क्या है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई तीन अंतर। तो यहाँ पास देखिए ये है हमारा खाद्य जाल। ठीक है। और यहाँ पास हमारा नीचे है ये ऊपर वाला खाद्य श्रृंखला है और ये नीचे वाला हमारा क्या है, खाद्य जाल। तो यहाँ पास देखिए ये यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है यहाँ पास खाद्य श्रृंखला जीवों का वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के एक जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। और दूसरा यहाँ पास खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। और अगला है एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। अगला यहाँ पास देखिए इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। और पांचवा यहाँ पास यह एक सरल प्रक्रिया है। तो यहाँ पास आपको करना क्या है, तीन अंतर लिखने हैं। ठीक है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कोई तीन अंतर लिखने, तो आप तीन लिखिएगा। यहाँ पास हमने 5 लिख दिए हैं। ठीक है। तो यहाँ पास अब खाद्य जाल में क्या लिखना है, यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। और फिर है खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। ठीक है। चौथा है इसमें विभिन्न जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। और पांचवा है यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो आपको चाहे टेबल फॉर्म में लिखना हो या ऐसे लिखना हो, दोनों सही है। ठीक है। और इसमें से आप तीन लिख लीजिएगा। ठीक है। अगला यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां है पारिजीनी जीवाणु क्या है, किसी एक का उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर शुरू हो जाता है। देखिए सबसे पहले ये लिखिए कि पारिजीनी जीवाणु क्या है। देखिए क्या है, जब किसी इच्छित लक्षण वाले जीन को जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर कोई उत्पादन प्राप्त किया जाता है तो विदेशी जीन युक्त जीवाणु को पारिजीनी जीवाणु कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पास देखिए उदाहरण है, यहाँ पास लिख लीजिएगा, मानव इंसुलिन आनुवांशिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। श्रृंखला ए व श्रृंखला बी को आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी होती है। मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है जिसमें पेप्टाइड सी होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद है यह पेप्टाइड सी, ये सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड। जिसमें पेप्टाइड सी, यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता।
यह परिपक्वता में समय इंसुलिन से पृथक हो जाता है। ठीक है, आगे है सन 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाओं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध द्वारा आपस में संयोजित कर मानव इंसुलिन को तैयार किया गया। इंसुलिन डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए एक उपयोगी औषध है। ठीक है, आगे है इंसुलिन के जीन की क्लोनिंग करने का श्रेय भारतीय मूल के डॉक्टर शरण नारंग को जाता है। फिर आगे है इन्होंने अपना प्रयोग कनाडा के ओटावा में किया था। ठीक है, सो ये हो गया। यहाँ पास जो डायग्राम है ये आप बना लीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला है यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 6 जो कि लास्ट है। ठीक है, सो ई कोलाई जैसे जीवाणु में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखी निरूपण प्रस्तुत करें। ठीक है, सो यहाँ पास देखिए ये प्रश्न क्रमांक 6 4 अंक है, थोड़ा सा बड़ा होने वाला है ये भी। तो यहाँ पास इसे हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप बोर होने लगेंगे। तो क्या करिएगा, मैं आपको बताता हूँ, आप वीडियो को रोकते जाइएगा और लिखते जाइएगा। ठीक है, सो सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर लिखिए। ठीक है, वीडियो को रोकिए और लिखिए। मैंने जैसे अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से यहाँ तक आपको वीडियो रोकना है और लिख लेना है। ठीक है, फिर आगे है यहाँ से यहाँ तक इस हेडिंग को डाल लीजिए और फिर इसके बाद ये है आपका पहला। ठीक है, सो यहाँ से यहाँ तक आपको वीडियो को रोकिए और लिखिए। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पास या तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और ये है आपका दूसरा। ठीक है, सो यहाँ तक लिख लीजिए आप पहले या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके आगे थोड़ा सा है, ये है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पास जो तीसरा है ये हो गया, जो कि लास्ट है। ठीक है, 3 थे और तीनों हमने बता दिए इसके। ठीक है, सो ये हो गए आपके प्रश्न क्रमांक 6 के उत्तर। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने सभी क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। और वीडियो पे लाइक हो जाएंगे तभी पीडीएफ डाला जाएगा। 100 का लाइक है तो आप कर देंगे, हम जानते हैं। तो पीडीएफ जल्दी ही आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।